यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियो की सूचना पाने के लिए बेल बटन भी दबाएं। साथियों नमस्कार। डीएम इंडिया ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पर्सनैलिटी ऑफ द वीक की इस खास कड़ी में बातचीत करने जा रहे हैं जाने माने कवि शरद कोकाश जी से। कोकाश जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। जी नमस्कार नमस्कार सबको। इससे पहले कि मैं कोकाश जी से आपकी मुलाकात कराऊं, बताना चाहूंगा कि शरद कोकाश जी एक जाना पहचाना नाम है कविता की दुनिया में। मराठी और हिंदी में दोनों भाषाओं में वो वरदहस्त हैं और लगातार लिख रहे हैं। साथ साथ वो महाराष्ट्र के जो अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति है उससे भी जुड़े हुए रहे हैं और अंधश्रद्धा निर्मूलन को लेकर के विज्ञानवादी जो विचारधारा को भी लेकर के उनका बहुत बड़ा काम है। आइए आज उनसे उन्हीं के बारे में और जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। शरद कोकाश जी, आप थोड़ा बताइए कि आपका जन्म कहाँ पर हुआ, कहाँ आपकी पढ़ाई लिखाई हुई और बचपन कैसा बीता आपका? संजीव जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देता हूं और हमारे सभी जो साथी हैं डीएम इंडिया के सुनने वाले, उन सबको मैं अभिवादन करता हूं। अपने बारे में ये बताना चाहता हूं कि हमारे जो पूर्वज थे वो तो जैसा कि कहा जाता है कोई बाहर से आए थे कोई यहीं के थे, तो हम लोग तो अपने आप को यहीं के मूल निवासी मानते हैं, भारत के हम लोग रहने वाले हैं। मेरा जन्म बैतूल मध्य प्रदेश में हुआ जी। और उसके बाद मेरे पिता उस समय सेंट्रल प्रोविंस एंड बेरार कहलाता था, मध्य प्रांत था, तो नागपुर भंडारा विदर्भ, तो भंडारा आ गए हम लोग यहाँ पे। हाँ हाँ, और फिर भंडारा में फिर मेरा एजुकेशन हुआ वहाँ पर। उसके बाद स्कूल एजुकेशन पूरा मेरा भंडारा महाराष्ट्र में हुआ। और फिर वहाँ से आगे की शिक्षा के लिए मैं भोपाल चला गया, रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन जो एनसीईआरटी का कॉलेज है, भोपाल पढ़ने चला गया। मैंने ग्रेजुएशन किया और एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री कल्चर एंड आर्कियोलॉजी इस सब्जेक्ट में मैंने फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किया विक्रम यूनिवर्सिटी से। तो ये मेरा एजुकेशन का बैकग्राउंड रहा। और उसके बाद सन 80-81 में मैं छत्तीसगढ़ में दुर्ग में आ गया। यहाँ मेरी स्टेट बैंक में नौकरी लगी, तो मैं आ गया और उसके बाद से मैं यहीं पर हूँ। तो इस तरह से छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, ये तीनों स्थान जन्म स्थल करे हैं, यहीं पर हूँ मैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आप इसमें मैं आपका देख रहा हूँ कि कविताएं आपकी काफ़ी चर्चित रही हैं और कई कविताएं हैं वो किसी और दूसरे कवियों के नाम से भी वायरल होती रही हैं। तो मैं जानना चाहूँगा कि ये कविता के जो लाइन में कैसे आना हुआ और जो जो विचारधारा को लेकर के आप कविता में जब काम करते हैं, जो विज्ञानवादी विचारधारा है, तो उस तरफ कैसे आना हुआ? दोनों चीजें मैं बताना चाहता हूं आपको। जी। पहला तो मेरा जो कर्म क्षेत्र है वो कलम का क्षेत्र है, यानी कि लेखनी का, जो मैं कविता कहानी लेख आदि लिखता हूं। और दूसरा मेरा जो कार्यकर्ता वाला जो फील्ड वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको अपने कवि रूप के विषय में बताना चाहता हूं कि बचपन से मेरी रुचि लिखने में थी, क्योंकि मेरे पिता जो थे वो बैतूल में पढ़े थे और बैतूल में वो भवानी प्रसाद मिश्र जो हिंदी के बड़े प्रसिद्ध कवि हैं उनके शिष्य रहे। तो साहित्य का जो अंकुर था वो बचपन से मेरे भीतर था। और भंडारा में फिर रहते हुए मैंने वहाँ पर ऐसी बचपन में जो छोटी छोटी कुछ लिखते हैं कविताएं लिख दी, कुछ ऐसा कुछ इस तरह का मैं करता रहा। और वहाँ पर फिर हिंदी और मराठी दोनों का ही वातावरण था। तो जिस तरह से कि मध्य प्रदेश में यहाँ पे 3 भाषा में संस्कृत होती है, वैसे वहाँ पर हम लोगों को हिंदी, मराठी और इंग्लिश, ये 3 विषय होते थे। तो फिर उसी तरह मराठी का वातावरण हुआ, इंग्लिश का वातावरण हुआ। फिर संयोग से कुछ ऐसे मित्र मिलते गए जिनके साथ फिर उठता बैठता था। जो हमारा परिवेश होता है, सबसे बड़ी बात यह है कि सामाजिक परिवेश होता है,
उसके आधार पर आप आगे चल। तो मेरा परिवेश जो था उसमें मैं वहाँ देशबंधु वार्ड भंडारा में रहता था, और मेरे बहुत सारे हम्म, मित्र थे बचपन के। एक नईम खान थे, वो मेरे साथ पढ़ते थे। एक भाई, वो मेरे साथ थे। तो हम लोग सब मिलना जुलना, बातचीत करना। तो धार्मिक शिक्षाएं भी, जैसे इस्लाम के बारे में शिक्षा, मैं उनके बारे में बात करता था। बौद्ध धर्म, हम्म, दीन यान महायान, ऐसे बहुत सारी बातें हम लोग की चर्चा का विषय होती थी। तो बचपन से एक वातावरण बनता गया, और उस वातावरण में आने के बाद फिर मैंने धीरे धीरे उन विचारों को लिखना शुरू किया। तो सबसे पहले मैं कविता की ओर ही आया। हालांकि हम्म, मेरे जीवन की जो पहली कहानी है वो एक जातक कथा पर, जो बुद्ध की जातक कथा पर मैंने लिखी थी, जिसमें बुद्ध को एक गुलाब, एक उनके भक्त होते हैं, वो भेंट करते हैं, और वो मुरझा जाता है। वो बेचारा बहुत दूर से आता है उनको भेंट करने के लिए, लेकिन गुलाब मुरझा जाता है। लेकिन जैसे ही वो पहुंचता है, तो बुद्ध की आंखों से उसकी पीड़ा देखकर दो आंसू उस गुलाब के फूल पर गिरते हैं, और वो गुलाब का फूल प्रस्फुटित हो जाता है। ये मेरे जीवन हम्म, की पहली कहानी थी, जो मैंने लिखी और जो कॉलेज की पत्रिका में छपी थी। उसके हम्म, बाद कविता के क्षेत्र में आया, और जैसे कि एक मैंने आपको बताया कि वातावरण जो था, तो मैंने विद्रोही कविताओं से शुरू किया। वो जो श्रृंगार की, प्रेम की, फूल पत्ती, वो कविताएं मैंने नहीं लिखी, और उसमें आया मैंने। और चूंकि वहाँ पर उस समय दलित साहित्य का एक बड़ा जोर था। 1970 में दलित पैंथर, राजा ढाले, वामन निम्बालकर, और ये बहुत सारे नाम हम्म, आपने सुने। ये लोग सब हम्म, आज, इनकी कविताएं हम लोग पढ़ते थे और उन पे विमर्श करते थे। तो एक वो जो तेवर था, वो मेरे भीतर आया। तो उसको हम्म, लेकर कविता लिखनी शुरू की। और फिर ये फिर पढ़ाई लिखाई में लग गए, तो फिर वो बहुत सारी चीजें छूट भी गई, क्योंकि सब भाई, एक निम्न मध्य वर्गीय व्यक्ति के लिए सबसे पहले कैरियर बनाना जरूरी होता है। हम्म, घर में तो और कुछ था नहीं। तो मैं पढ़ाई लिखाई में लगा। मैंने ग्रेजुएशन किया। पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए मैं उज्जैन गया। हम्म, पहले मैंने इंग्लिश लिटरेचर लिया था, लेकिन बाद में मुझे एंशियंट हिस्ट्री अच्छी लगी, तो मैंने अपना विषय परिवर्तन कर लिया। और एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्कियोलॉजी में फिर मुझे पढ़ने में बहुत आनंद आया। तो उसमें हमारे हम्म, प्राचीन भारत का इतिहास, मनुष्य का जन्म कैसे हुआ, ब्रह्मांड कैसे हम्म, बना, कैसे बनी, और जीवन कैसे आया, ये सारी चीजें धीरे 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 आती गई। हम्म, और फिर मैंने वहाँ पे जितने धर्म ग्रंथ थे वो सब पढ़े, जातक कथाएं पढ़ी, पुराण हम्म, पढ़े, वेद पढ़े। तो उन सब से वो धीरे धीरे मेरे भीतर ये सब चीजें आती गईं, और मुझे लगा कि ये कहीं ना कहीं ये चीजें हमें अभिव्यक्त करनी चाहिए। तो आपने सुना होगा, हम्म, बाद में मेरी एक बहुत लंबी कविता, जो कि पहल नाम की पत्रिका में छपी थी, जबलपुर से ज्ञान रंजन जी निकालते हैं। वो बड़ी हम्म। लंबी कविता थी, वो 60 पेज की एक कविता है। अरे बाबा तो रे। हम्म, वो पूरी कविता मेरी जो बहुत प्रसिद्ध हुई, और मेरा जो नाम है उसी के लिए, पुरातत्ववेत्ता लंबी कविता के लिए। तो हम्म, वो कविता आई, और उसमें वो पूरे जो अंतर्द्वंद होता है, सामाजिक अंतर्द्वंद, जिस तरह से दलित, शोषित, पीड़ित व्यक्ति की जो पीड़ा होती है, वो सब हम्म, कुछ कैसे बताया जाता है, कैसे हमारे इतिहास को तोड़ मरोड़ के हमारे सामने रखा गया है, कैसे हम लोग अभी तक उन चीजों को भुगत रहे हैं, ये सब मेरी कविताओं में आता है, और ये मेरी कविताओं का विषय ही है। अब हम्म, उस कविता के बारे में आपको 2 मिनट में बताना चाहता हूँ, कि जिस हम्म, कविता की आप चर्चा कर रहे हैं, कि मेरी वो कविता एक अनकही शीर्षक से मेरी कविता है। वह हम्म, कैसा था, वह कैसी थी। वो मराठी में वो कविता थी, चिट्ठ्यांचा खेळ। मतलब उसमें ये था कि दो पर्चियां रहती हैं, एक पुरुष उठाता है, एक स्त्री उठाती है, और हम्म, स्त्री के हाथ वही पर्ची आती है, वो चिट्ठी आती है, जिसमें लिखा रहता है सुनो। और वो हम्म, सुनती रहती है। तो उसमें मैंने कुछ माइथोलॉजिकल बिंब भी लिए, कि ऋषि ने कहा पत्थर बनो, तो वह अहिल्या हो गई। राजा ने कहा हम्म, तो वो मीरा हो गई। और प्रभु ने कहा कि घर से निकल जाओ, तो वो सीता हो गई। यानी आदिम युग से लेकर तो आज तक स्त्री पर उस तरह से अत्याचार चालू हैं, उसको अपनी बहन बात कहने का अधिकार ही नहीं है।
बिल्कुल। कई लोगों ने मुझे कहा कि भाई ऐसा नहीं है, अभी तो स्त्री को बहुत अधिकार मिल गए हैं। मैंने कहा ये बताइए कि आपके घर में डिसीजन कौन लेता है? बच्चे को स्कूल हम्म। भेजना है, पति लेता है कि पत्नी लेती है? क्या सामान खरीदना है, घर खरीदना है, कौन डिसीजन लेता है? तो सब पुरुष लेता है। तो ये तो पुरुषवादी संस्कार है। तो ये कविता इस तरह से स्त्री विमर्श की कविता थी कि अचानक कहीं ये व्हाट्सएप या फेसबुक पे कविता गई और किसी ने मेरा हम्म। नाम अमृता प्रीतम का नाम लिख दिया। तो आगे और जलती रही, अमृता प्रीतम के नाम से बड़ी फेमस हो गई। जब तक काफी वायरल रही रही वो कविता। और मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा उस कविता का कुछ अंश भी आप हमारे दर्शकों को, हमारे जो सब्सक्राइबर हैं उनको आप जरूर सुनाएंगे। सुनाऊंगा। तो वो कविता जो थी, बाद में फिर ये हुआ कि वो इतनी चर्चित हो गई कि राज्यसभा में एक सांसद थी, उन्होंने भी वो कविता, रजनी पाटिल महाराष्ट्र की सांसद थी, तो उन्होंने वो कविता अमृता प्रीतम जी कहकर सुना दी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर 2018 में। फिर वो हमारे हम्म। पता था कि ये मेरी कविता है, क्योंकि वो वागर्त में 98 में प्रकाशित हो चुकी थी मेरे नाम से। तो उन्होंने हम्म। कहा, वो मैंने पत्र वक्त लिखा, मेल किया उनको, हमारे माननीय उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को, और हम्म। उन्होंने वो कार्रवाई करके वो मिनट्स जो थे उसके उसमें चेंज करवा दिया। तो अच्छा। अब धीरे धीरे लोगों को पता हो रहा है कि वो कविता मेरी है। और मेरा जो अगला संकलन आने वाला है उसका शीर्षक भी अनकही है। अच्छा। अनकही अच्छा। वो हम्म। कविता संकलन में है। मैंने वो कविता बहुत पुरानी, लेकिन मैंने संकलन में नहीं ली थी, क्योंकि संकलन हम्म। में महत्वपूर्ण थी। तो ये अनकही कविता जो है वो इस तरह से है कि वह कहता था, वह सुनती हम्म। थी। जारी था एक खेल सदियों से कहने सुनने का। खेल में थी दो पर्चियां, एक में लिखा था कहो, एक में लिखा था सुनो। अब यह नियति थी या महज संयोग कि उसके हाथ लगती रही वही पर्ची जिस पर लिखा था सुनो। वह सुनती रही। उसने सुने आदेश, उसने सुने उपदेश, उसने सुने आदेश, उसने सुने उपदेश। बंदिशें उसके लिए थी, उसके लिए थी वर्जनाएं, जबकि वह जानती थी कि कहना सुनना नहीं है केवल भाषा की क्रियाएं। राजा ने हम्म। जहर पियो, वो मीरा हो गई। राजा ने कहा जहर पियो, वो मीरा हो गई। ऋषि ने कहा पत्थर बनो, वो अहिल्या हो गई। ये सब माइथोलॉजिकल बिंब है। ऋषि हम्म। पत्थर बनो, वो अहिल्या हो गई। प्रभु ने कहा घर से निकल जाओ, वह सीता हो गई। चिता से निकली चीख, इन्हीं कानों ने नहीं सुनी, और वह सती हो गई। घुटती रही उसकी फरियाद, अटके रहे उसके शब्द, सिले रहे उसके होंठ, और रुंधा रहा उसका गला। उसके हाथ आज तक नहीं लगी वह पर्ची जिस पर लिखा था कहो। उसके हाथ आज तक नहीं लगी वह पर्ची जिस पर लिखा था कहो। मगर मैं चाहता हूं कि उसके हाथ वो पर्ची लगे, स्त्री को कहने का अधिकार मिले। बिल्कुल होना। बिल्कुल। बहुत ही बेहतरीन आपकी कविता है ये वाली। वैसे आपकी सभी कविताएं बहुत अच्छी हैं। और उसको वैसे तो आप और भी बहुत सारा कुछ लिख रहे हैं, लेकिन जो विज्ञान को लेकर के जो आपका काम है, जो अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति जो महाराष्ट्र की है, उससे जुड़ने से लेकर के उस पर काम करने तक की जो आपका सफ़र है, मैं चाह रहा हूँ कि उसके बारे में आप कुछ बताइए। जी, ये अब मेरे जीवन का ये दूसरा पक्ष है, हम्म। एक्टिविस्ट। मैं हमेशा ये मानता हूं कि कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा लेखक हो जाए, कवि हो जाए, जब तक वह एक कार्यकर्ता या एक्टिविस्ट के रूप में समाज में और जीवन में अपनी भूमिका नहीं निभाएगा, उसका लेखन व्यर्थ है। हम्म। तो यह बात बचपन से मेरे मन में रही। मैं जाकर लगातार काम करता था लोगों के बीच में। और मेरे पिता जो थे वो विज्ञानवादी थे। वो हम्म। वो बहुत सारी बातों को नहीं मानते थे। मेरी माँ भी ये नहीं मानती थी। यानी वो लोग बोलते हैं ना, वो काला टीका लगाते हैं बचपन में, काला धागा बांधते हैं, ताबीज बांधते हैं। हमारे घर में कभी नहीं हुआ। भंडारा में हम लोग बहुत निम्न वर्ग की बस्ती में रहते थे। वहाँ कई लोग कुछ करते थे, कभी ने नींबू फेंक दिया, कभी कुछ कर दिया। तो एक बार हमारे घर नींबू फेंका गया। तो हमारी माँ को पता नहीं था ये नींबू क्या। उन्होंने वो एक तांबे का बर्तन था हमारे घर में, तांबा ही बोलते हैं जिसको, गड़वा लोटा, वो उसको नींबू से मांज दिया। बाद में
पड़ोसन ने बताया कि वो तो टोटका किया था आपके घर में। हम्म। तो हम मेरे घर में उन्होंने कहा कि भाई क्या होता है टोटका, ये कुछ नहीं होता है, सब कुछ जो कुछ होता है ये सब हमारे मस्तिष्क की खेल है। तो हम्म। मैंने ये अध्ययन शुरू किया, और उसके बाद फिर नागपुर की अंधश्रद्धा निर्मूल समिति है, वहाँ के उमेश बाबू चौबे, आपने नया खून नाम का एक अखबार निकलता था, उसके वो संपादक, हम्म। मुक्तिबोध भी उसमें रहते हैं, हमारे जो छत्तीसगढ़ के बहुत प्रसिद्ध कवि रहे हैं, भारत के बड़े प्रसिद्ध कवि हैं मुक्तिबोध, तो वो भी हम्म। नागपुर। भाऊ समर्थ एक बहुत अच्छे चित्रकार रहे हैं महाराष्ट्र के, चितारोली नागपुर में, तो ये उस अंधश्रद्धा निर्मूल समिति से जुड़े थे। और इन लोगों ने बहुत सारे ऐसे काम किए, तो मैं बचपन से ही उन लोगों के संपर्क में आ गया। तो ये सब फिर काम मैं धीरे धीरे करने लगा, लोगों के बीच में जाता था, उनसे कहता था कि भाई वो जादू टोना कुछ नहीं होता है, नजर लगना कुछ नहीं होता है, भूत प्रेत कुछ नहीं होता है, आत्मा आत्मा कुछ नहीं हम्म। होती है। और जब मैंने वो एमए किया तब फिर तो वो सारी चीजें मेरे सामने आ गई, मैंने इतिहास को उस तरह से पढ़ा। तब मैंने लोगों के बीच जाकर बताना शुरू किया कि जो कुछ भी होता है वो हमारे मस्तिष्क से होता है। अगर हम्म। हमारे ये बात हमको बता दी जाएगी कि वो, आप तर्क नहीं करते, आप मान लेते हैं कि हाँ होता है। लेकिन हम लोग को अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति में यही बताया गया कि भाई अगर कोई कहे कि वो भूत है तो आप जाके देखो उसके पास भूत है कि नहीं है, वो आप जाके हम्म। देखो तो आपको पता चल जाएगा, असलियत पता चल जाएगी, नहीं तो आप अपने मस्तिष्क से सोचते रहोगे। सही है। मैंने काम शुरू किया नागपुर। फिर हम जब मैं दुर्ग आ गया, उसके बाद मैं पढ़ाई लिखाई के लिए भोपाल उज्जैन चला गया था, तो मेरा संपर्क कम हो गया था। लेकिन जब हम लोग दुर्ग में आए, तो दुर्ग में यहाँ पर साक्षरता समिति बनी, यहाँ साक्षरता अभियान चला छत्तीसगढ़ में। तो यहाँ पे हम्म। प्रोफेसर डीएन वो उसके निर्देशक थे, और तत्कालीन जिलाधीश जो थे बसंत प्रताप सिंह, जो कि हमारे मुख्य सचिव रहे हैं छत्तीसगढ़ के, वो उसके बाद उनकी एक जिलाधीश आए, नहीं सबसे पहले थे फिर बसंत प्रताप, और ऐसे आते गए लोग। तो हम सबके साथ मिलकर हम लोगों ने वो समिति बनाई, और उसमें एक अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति भी बनाई। तो हम्म। अंधश्रद्धा समिति में हम लोगों ने फिर बहुत सारे काम शुरू किए। तो हम्म। कहीं कहीं जाया करते थे, और जाकर हम लोग ये भरना फोड़ वाला कार्यक्रम भी करते थे। कहीं पर पता चला हम्म। कि वो आंग में आंग में आंग में देवी आ गई है, तो फिर हम लोग उसको दूर करते थे। तो सबसे पहले मैं जिनका नाम लिया था, विवेक ढांड, उनके विवेक ढांड साहब के समय शुरू हुआ था हम्म। वो आंदोलन। और फिर बसंत प्रताप सिंह थे 94 95 तक, तो यहाँ पर उस समय हम लोगों ने बहुत काम किया। और उसके बाद तो फिर हमारे रायपुर में डॉक्टर दिनेश मिश्रा हैं, उन्होंने अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति बनाई छत्तीसगढ़ की, उससे हम लोग जुड़े। और बहुत सारे लोग जुड़ गए उसमें, डॉक्टर बनसोड़े जुड़े हैं, आप हैं संजीव शाह, आप हम्म। जुड़े, ऐसे कई लोग फिर धीरे धीरे जुड़ते गए। तो ये सब काम हम्म। शुरू किया हम लोगों ने। लेकिन हम्म। मैंने काम और किया, वो जो आपको बताना चाहता हूँ, कि हम्म। मैं इन सब चीजों को लिखना शुरू किया। लिखना शुरू इसलिए किया कि मैं लेखक हूँ मूलतः, कविता कहानी हम्म। लिखता हूँ, तो लगा कि इसका कोई एक डॉक्यूमेंट तैयार करना चाहिए कि हम्म। ये सब कैसे होती हैं। तो उस हम्म। आधार पर मैंने एक पुस्तक लिखनी शुरू की, जिसका नाम है मस्तिष्क की सत्ता। हम्म। प्रसिद्ध पुस्तक मराठी में आई थी, मेंदूची गुलामगिरी, जो कि ज्योतिबा फुले ने लिखी थी। हाँ हाँ। ज्योतिबा फुले हमारे आदर्श हैं, जिन्होंने प्रगतिशीलता के लिए और ये अंधश्रद्धा दूर करने के लिए बहुत सारे काम किए। बहुत सारे काम किए। तो उन्होंने मेंदूची गुलामगिरी यानी शक से एक उन्होंने किताब लिखी थी। तो उसी तारतम्य में मैंने मस्तिष्क की सत्ता नाम से एक पुस्तक लिखी, जिसके अमरावती में एडवोकेट गणेश हलकारे हैं, उनका सहयोग मिला। हम्म। दिनेश हरीश देशमुख जी हैं नागपुर के, नागपुर के हैं, हाँ। हाँ, तो हरीश देशमुख जो अभी अखिल भारतीय अंधश्रद्धा, उमेश बाबू चौबे वो दिवंगत अभी नहीं रहे स्मृति से। तो हम्म। ऐसे लोगों का सहयोग मिला और मैंने वो पुस्तक लिखनी शुरू की। अभी वो हम्म। पुस्तक मेरी लगभग पूर्ण हो गई है। उसमें मैंने हम्म। यही लिखा है कि अंधविश्वास हमारे मस्तिष्क में कैसे आते हैं, कैसे हम अंधविश्वास से ग्रसित होते हैं,
कैसे हम तर्क करना भूल जाते हैं, हम्म, और ये हमारे को सजेशन देता है। जैसे अब उदाहरण बताता हूँ आपको कि बचपन में आपको बता दिया, अगर मान ली किसी ने कि कोई आपकी तरफ ऐसा टकटकी लगा के देखे ऐसा, तो समझ लीजिए हम्म, कि आप लग गई। फिर आप पूछते अच्छा नजर लग गई तो क्या होता, नजर लग गई तो भाई बुखार आता है। अच्छा, और क्या हम्म, होता है, अच्छा नहीं लगता। अब मान हम्म, लीजिए कि आपके अवचेतन में ये बात चली गई। अब मान लीजिए किसी ने आपकी तरफ ऐसा घूर के देखा टकटकी लगा के, हम्म, तो घर आने के बाद आपको लगेगा कि वो मेरी तरफ देख रहा था, नजर लग गई है। मुझे नजर लग गई है। फिर आप अपने वो पत्नी से बोलेंगे हाथ पकड़, हाथ छू के देख मेरा जरा गर्म लग रहा है क्या। ऐसा हम्म, वहम हो जाता मन में है। फिर माथे पे वो हाथ लगा के देखोगे तो ये क्यों होता, आप अपने आप को ही सजेशन देते कि नहीं मैं तकलीफ हो रही है मुझे, मैं बीमार हो रहा हूँ। हम्म, अब नजर नहीं लगती, लेकिन बच्चों के लिए तो आज भी वही है कि बच्चे तो सुंदर होते हैं। अब किसी ने सही है, बच्चों को, हाँ। बच्चा तो सुंदर होता ही है चाहे किसी का भी बच्चा हो। हम्म, तो वो बच्चे को अगर कोई ने देख लिया तो बस उसकी तबीयत खराब हो गई। हम्म, दूसरी चीज ये है कि एक इस तरह के अंधविश्वास, नदी का रास्ता काटना है, वो एक अंधविश्वास है। बहुत सारे ऐसे अंधविश्वास हैं। सबसे बड़ा अंधविश्वास जो हमारे छत्तीसगढ़ में चलता है, और टोनही वाला, इसको उत्तर हम्म, प्रदेश में डायन बोलते हैं और उत्तर भारत में टोनही बोलते हैं। और हैं, मतलब जो टोना टोटका करती है, जादूगरनी, डायन, हम्म, चुड़ैल, तो सब नाम है। और के नाम मतलब स्त्री को, मैंने अभी स्त्री विमर्श की कविता पढ़ी, लेकिन हम्म, स्त्री को दमित करने के लिए या ये तक कह दिया जाता है कि वो जादू टोना करती है। हम्म, तो ऐसा क्यों मानते हैं, इसलिए कि हमारे मस्तिष्क में ये बात घुसी हुई है कि जादू टोना कुछ खुशी होता हुई है, है। जबकि जादू टोना कुछ होता है। और उसके नाम पे स्त्री को प्रताड़ित करते हैं। बहुत बहुत गंदे काम किए जाते हैं ये। आपने भी सुना होगा, अखबारों में भी पढ़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल उसको करके घुमाया जाता है, उसके हम्म, मुख में मलमूत्र डाला जाता है, बहुत बहुत और ज्यादा मारपीट। तो उसके लिए एक अभियान भी यहाँ पे हमारे यहाँ डॉक्टर दिनेश मिश्र ने शुरू भी किया था, हम्म, कोई नारी टोन ही नहीं क्यों नहीं। अभियान। आप भी उससे जुड़, आप जानते हाँ होंगे। बिल्कुल, हम तो जुड़े हुए हैं और उनके साथ भी कई कार्यक्रम में जाना हुआ है। जिस तरह से ये सब चीजें होती हैं, तो फिर मैंने लिखना शुरू किया, और अभी मैं इन सब चीजों का मैं डॉक्यूमेंटेशन कर रहा हूँ। तो इसका एक उसको मैं लिख रहा हूँ कि कैसे ये सब कुछ घटित होता है। और इसके लिए मैं स्कूल कॉलेजेस में भी जाता हूँ, और स्कूल कॉलेजेस में एक मस्तिष्क की सत्ता, तो उसमें मैं स्लाइड से पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी करता हूँ, और हम्म, लोगों को बताता हूँ हमारा मस्तिष्क कैसे काम करता है, कैसे हम हम्म, देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं, कैसे लोगों की बातें हमारे घर दिमाग में घर कर जाती हैं। और हम्म, हम, और हमारे मस्तिष्क में एक तर्क की छन्नी होती है जो अदृश्य है, मतलब कि जब कोई हमसे बोलता है तो हम उसको कैसे स्वीकार कर लेते हैं। अब बचपन में कोई बात आपसे कहेगा तो आप उसको वैसे के वैसे ही स्वीकार कर लोगे। बचपन में आपसे कहा जाएगा कि भाई एक वहां मत जाना, वहां पे कोई भूत रहता है, वहां जादू टोना होता है, तो आप उसको स्वीकार कर लोगे। लेकिन बड़े होने के बाद आप तर्क करोगे कि ऐसे हम्म, कैसे कुछ। फिर इसके अलावा क्या होता है, इसका उपयोग करके बहुत सारे बाबा लोग, पाखंडी लोग शोषण करते हैं। ग्रामीण हम्म, जनता में आज ये है कि वो कोई बाबा जाएगा, वो बोलेगा कि मैं तुम्हारी बीमारी दूर कर देता हूँ। अब भाई बिना मेरे दूर होगी, लेकिन वो बोलता नहीं, मैं, वो आपको भूत ने पकड़ लिया है, मैं आपके शरीर से भूत निकालूंगा और उसको एक लोटे में बंद करूंगा, नारियल में बंद, और उसके बाद वो आग लगा दूंगा। भाई वो हम्म, नारियल के अंदर कर देता है। अब कैसे करता है, नारियल के 3 छेद होते हैं ऊपर, आपने देखा होगा। हम्म, एक एक छेद में ऐसा पेचकस से छेद करते हैं, और उसमें काला हम्म, कपड़ा डाल दिया, और नारियल की जो जटा रहती है उसमें सोडियम रख दिया, सोडियम का एक टुकड़ा। अब ये तो हम लोग हम्म, स्कूल में पढ़े हैं कि सोडियम पे जैसे ही पानी डालोगे तो वो जल जाता है। उसके बाद वो जल पूरा जाता है। नाटक करेंगे, मैंने आपका भूत निकाल दिया, ये कर लिया। और वो उसके बाद वो नारियल पे ऐसा पानी छिड़केंगे तो भग से आग लग जाएगी, देखिए अब हमने आपके भूत को जला दिया। तो बिल्कुल ये बिल्कुल। सब प्रयोग है। एक प्रयोग हाँ, करते हैं परमैंगनेट पे ग्लिसरीन डाल के आग लगाने वाला, बिना माचिस के आग हम्म, लगाना। ऐसे बहुत सारी, हम्म,
तो ये सब चीजें छोटी छोटी लिखी भी गई हैं, बहुत सारे लोगों ने लिखा भी है। आपने नाम लिए प्रोफेसर कलबुर्गी, डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर, इन लोगों ने काफी कुछ लिखा है। महाराष्ट्र में भी बहुत बड़े बड़े कार्यकर्ता हुए हैं, प्रोफेसर श्याम मानव हुए हैं, तो उन्होंने सभी इन क्षेत्रों में काम किया है। तो मैं भी इसमें अपना एक छोटा सा योगदान दे रहा हूँ लेखन के माध्यम से। आपका तो काम है काफी लंबा काम है, और लेकिन मैं एक जो अब हमारा जो वक्त भी है वो भी अब होने जा रहा है, तो मैं आखिरी एक क्वेश्चन आपसे लेना चाह रहा हूँ। वो ये है कि आपने जैसा कि बताया कि आप बैंक में थे, और फिर अभी आप क्या कर रहे हैं बैंक में? बैंक से आप सेवानिवृत्त हुए, कैसे क्या हुआ, थोड़ा इसके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताइए। जी हाँ, ये सबसे पहले तो आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि मैंने तो 80 में, जुलाई 80 में नौकरी ज्वाइन की थी स्टेट बैंक की। और उसके बाद वस्तुतः मेरी जो इच्छा थी वो बैंक की नौकरी करने की नहीं थी। मैंने उस समय एमए किया था एंशिएंट हिस्ट्री में, और उसमें मैं फर्स्ट क्लास फर्स्ट था, मैं उसमें विक्रम यूनिवर्सिटी में टॉपर था। और मेरी इच्छा थी कि पुणे से डेक्कन कॉलेज से मैं इसी में पीएचडी करूं। मेरा विषय ये था, और मेरा पुरातत्व विज्ञान वगैरह मेरा सब्जेक्ट ही था वो। लेकिन उस समय चूंकि स्थितियां ऐसी थी कि नौकरी करना जरूरी था। दूसरी बात ये था कि एक भाई घर में बच्चों को बोल ही देते हैं 20-21 साल की उम्र में कि वो आपको काम करना है, मतलब वही है आत्मनिर्भर बनना है। तो भाई आत्मनिर्भर बनना, शादी होनी आपकी। जी, तो बैंक की एग्जाम थी, नौकरी लग गई, तो मैं नौकरी करने लगा। फिर मैं सोचा भी कि नौकरी छोड़ के मैं पीएचडी कर लूं और कहीं कॉलेज में प्रोफेसर बनूं। मेरी प्रोफेसर बनने की इच्छा थी, लेकिन वो नौकरी करते 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 पता नहीं 27-28 साल निकल गए, तो मैं नौकरी करता रहा। तो अंततः मुझे लगा कि नौकरी छोड़कर मुझे अब सामाजिक काम में लगना चाहिए। तो मैं फिर छोड़ी 2008 में। 2008 में मैंने नौकरी छोड़ दी। मुझे 10-12 साल बचा हुआ था, लेकिन मैंने नौकरी छोड़ के फिर उसके बाद अपने लेखन में पूर्णतः लग गया और ये सामाजिक कामों में लग गया। तो कुछ बच्चे हैं जो कहते हैं कि एक लड़का वो आया था, बोले सर हमने पहले सुना था किसी जमाने में, वो प्रेमचंद जी के जमाने में, कि लोग कविता कहानी के लिए इतने पागल हो जाते थे कि नौकरी छोड़ देते थे, लेकिन आज हमने पहला उदाहरण आपका देखा। भाई साहित्य और समाज सेवा पागलपन ही है। सही है, बिल्कुल साहित्य और समाज सेवा पागलपन है। शरद कोकाश जी, आपने बहुत विस्तार से अपने बारे में बताया, अपने तमाम जो कार्य क्षेत्र है उसके बारे में बताया, और आप अपने बिजी शेड्यूल से आपने एक समय निकाला हमारे इस एपिसोड में बातचीत करने के लिए। इसका हम हृदय से आपका आभार व्यक्त करते हैं, और भविष्य में भी आपसे कुछ विषयों पर बातचीत होती रहेगी, ऐसी मैं आशा करता हूँ। और दर्शकों से भी मैं कहना चाहता हूं कि वो इस वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं, इसके लिए उनको भी बहुत बहुत शुक्रिया। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी इस बारे में बताएं। अगली बार हम किसी खास पर्सनैलिटी को लेकर, पर्सनैलिटी ऑफ द वीक की इस खास कड़ी में फिर से रूबरू होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। मैं अभी ना